हेलो बच्चों। तो आज हमारा सेकंड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। पहले क्लास में हमने पार्टनरशिप को पढ़ा और जो सेकंड क्लास है इसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को शुरू करने के पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। और ये कन्वर्शन बहुत ईजी है, आप सबको आता होगा कन्वर्शन करने, लेकिन कुछ कुछ बेसिक जो कन्वर्शन है उसे ना हमें माइंड में याद रखना होगा। जैसे मैं कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेसिक फ्रैक्शंस, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ठीक है, ये कुछ फ्रैक्शंस को हमने लिखा। इन सभी फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा होता है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। किसी भी फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो फिर वो परसेंटेज में हो जाता है। तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50%। तो मैं 1/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 = 50%। इसी तरीके से 1/3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 33 होल 1/3%। 1/4 कितना होता है? 25%। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/6 क्या हो जाएगा? ये होता है 16 होल 2/3%। 1/7 क्या होता है? चेक कर लेते हैं। 7 को जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 1 7, कैरी आ गया 3, रिमाइंडर इज 0। 7 4 28, रिमाइंडर आ गया 2। तो ये 14 होल 2/7% हो गया, मतलब ये हो गया 14 होल 2/7%। ऐसे ही 1/8 कितना होता है? 12.5%। 1/9 कितना होता है? 11 होल 1/9%। और 1/10 कितना होता है? ये होता है 10%। ठीक है, ये बेसिक कन्वर्शन है जो हम लोग सबको आना चाहिए कन्वर्ट करने, मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में। इसके अलावा कुछ और बेसिक कन्वर्शंस होंगे तो उनको हम आगे क्वेश्चंस में देखते जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखना है हमें यहाँ पर। कई बार क्वेश्चन में क्या कर दिया जाएगा, जैसे 1/3 है ना, तो हमें 2/3 को परसेंटेज में करना है। तो क्या करना है? ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये 1/3 का ना डबल कर दे रहे हैं। तो 1/3 कितना होता है? ये होता है 33 होल 1/3%। तो 2/3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 66 होल 2/3%। मतलब कि कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका डबल या उसका ट्रिपल इस तरीके से हमको निकालना है। जैसे कि 1/5 हमें पता है कि ये 20% होता है, तो कोई कह दे कि 2/5 कितना परसेंट होगा? तो 2/5 क्या है? ये 1/5 का डबल है। तो 20 का डबल कितना हो जाएगा? 40%, है ना। तो ये कुछ बेसिक कन्वर्शन हम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए ताकि क्वेश्चंस को हम जल्दी से बना पाए। ठीक है, अगर नहीं भी रहता है दिमाग में तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, और ऐसा कोई परेशानी वाला बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग को पता होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस में जो बेसिक फॉर्मूलाज है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? सीपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने कीमत में हमने किसी सामान को खरीदा उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब वो कीमत जिसमें हम किसी सामान को बेच रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस हो गया जितने कीमत में किसी सामान को बेच रहे हैं। ठीक है, अगर हमने कोई सामान को 100 रुपए में खरीद के 120 रुपए में बेच दिया तो सीपी हो जाएगा 100 और एसपी हो जाएगा 120। फिर उसके बाद एक टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हमें पता है, उसे हम कहते हैं फायदा। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, कहने का मतलब कि हमने ज्यादा कीमत में बेचा और कम में खरीदा था, तो फायदा होगा, उसे कहते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और क्या ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट, चिल्ड्रन, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सीपी ऑफ द आर्टिकल। हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट परसेंट, और उसी तरीके से लॉस परसेंट को भी हम सीपी में ही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है कि व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी ज्यादा में बेचना है कम में खरीदना है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अब इसी फॉर्मूले में कभी हम सीपी को इस तरफ शिफ्ट कर दें, कभी हम एसपी को इस तरफ शिफ्ट कर दें, कभी प्रॉफिट को इधर शिफ्ट कर दें, मतलब ये 2-3 शिफ्टिंग करके हम और फॉर्मूलाज ला सकते हैं। वो वही फॉर्मूला है, तो ये तीनों सेम ही चीज हुआ। फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बच्चों? तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी टाइम्स ऑफ 100। ठीक है, जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय जितना हमारा कॉस्ट था उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट।
ठीक है, यानी बेसिकली जो हमारा मूल है, मूलधन है, मतलब कि जो हमारा लागत है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो लागत है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उसे ही तो हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो इसीलिए हमेशा कॉस्ट प्राइस या सॉरी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, अच्छा, दो फॉर्मूलाज है थोड़ा क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए कि व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर गिवन, उस वक्त हम एसपी कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला है सीपी टाइम्स ऑफ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को अगर हम ये 100 को ना, ये वाला 100 को उस तरफ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को नीचे ले आए, तो फिर नीचे जो फॉर्मूला लिखा होगा वो बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा CP इक्वल्स टू 100 इंटू SP बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज अगर हमारे दिमाग में रहता है तो क्वेश्चंस आसानी से बनेगा, नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लॉस। लॉस क्या होता है बच्चों? तो जब किसी कीमत को हम ज्यादा कीमत, किसी सामान को जब हम ज्यादा कीमत में खरीद के कम कीमत में सेल कर देते हैं, मतलब नुकसान में बेचते हैं, उसे ही कहते हैं लॉस। और ये क्या होता है? ये हमेशा सीपी जब बड़ा रहेगा एसपी से तभी लगता है, यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन लॉस इज इनकर्ड, लॉस इज देयर, एंड द फॉर्मूला ऑफ लॉस इज सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर इसी फॉर्मूला में कभी सेलिंग प्राइस, कभी कॉस्ट प्राइस, कभी लॉस प्राइस को इधर उधर करके चेंज कर दे, तो ये तीनों वही सही सेम फॉर्मूला है। और लॉस परसेंट किस में कैलकुलेट हो रहा है बच्चों? ये भी कैलकुलेट होता है सीपी में। कहने का मतलब लॉस परसेंटेज हो जाता है लॉस बाई सीपी टाइम्स ऑफ 100। तो ये सभी कैलकुलेशंस करने के लिए फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट आते हैं, जब सीपी और लॉस परसेंटेज दिया रहे उस वक्त हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि एसपी इक्वल्स टू सीपी टाइम्स ऑफ 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, और फिर वैसे ही इस 100 को ऊपर ले जाएं, एसपी के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 100 माइनस लॉस परसेंट को नीचे ले आए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, वही है एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना। तो ये फॉर्मूलाज आप लोग अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, इसके बाद एक और चीज होता है जिसे हम कहते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है बच्चों? ये भी बहुत आसान सा चीज है। जैसे अगर हम किसी सामान को खरीद कर अपने दुकान में लाएं, जैसे मैं एक शॉपकीपर हूं और कोई मशीनरी मैंने खरीद करके दुकान में लाया बेचने के लिए, तो मुझे उस सामान को खरीद करके दुकान तक लाने में कुछ खर्च हुआ होगा। जो खर्च होता है वो 2-3 हिस्सों का होता है। पहला तो उस सामान को खरीदने में जितना लगा, दूसरा उस सामान को ट्रांसपोर्ट करके अपने दुकान तक लाने में भी तो कुछ पैसा लगा होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है ना, उसके प्राइस से एक्स्ट्रा, उसे हम कहते हैं ओवरहेड। ठीक है, इसका एक और मतलब होता है, जैसे मैंने कोई सेकेंड हैंड बाइक खरीदा, ठीक है, और मुझे उसे बेचना है, तो सेकेंड हैंड बाइक खरीद के फिर उसको थोड़ा रिपेयर करवाया, रिपेयर करवा के फिर उसको बेच दिया, तो जो कॉस्ट लग रहा है बाइक का वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे रिपेयर करने का भी कॉस्ट लग रहा है। तो ये जो रिपेयर का कॉस्ट है या फिर कभी कभी ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ओवरहेड्स, यानी ऊपरी खर्च। ठीक है, तो ये कहाँ कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा सीपी में। किसी भी ऑब्जेक्ट के सीपी में जब हम लोग ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरहेड। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं छूट। जैसे सेल लगा होता है ना कई बार, 20% ऑफ, 10% ऑफ, उसे ही हम कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को समझने के लिए हमें एमपी समझना जरूरी है। एमपी जिसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? ये वो कीमत है जो किसी भी आइटम में टैग्ड होता है, यानी उसका जो मार्क प्राइस होता है वो उसका अंकित मूल्य होता है, उसमें इतना लिखा रहता है कि इस चीज का इतना कीमत है, वो कहता है मार्क प्राइस। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग मार्क प्राइस में चीजों को नहीं खरीदते। जैसे कोई घड़ी है, उसका मार्क प्राइस लिखा हुआ है 2000 रुपए, लेकिन शॉपकीपर ने हमें उसे 1500 रुपए में दे दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट मिला ना, कुछ 500 रुपए का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है डिस्काउंट क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
और डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है बच्चों, वो हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस में। जिस तरीके से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट होता है सीपी में, बिल्कुल उसी तरीके से डिस्काउंट परसेंट या डिस्काउंट कैलकुलेट होता है एमपी में, जिसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये पहला फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे कि 2000 रुपये का मार्क प्राइस था और दुकानदार ने उसे 1500 रुपये में बेच दिया घड़ी को, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 500 रुपये का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे आया? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया, है ना, एमपी माइनस एसपी कर दिया, तो क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। और डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला है। अच्छा, फिर इसी फॉर्मूला फर्स्ट वाले फॉर्मूला को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो फिर ये थर्ड और फोर्थ वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और जैसे सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला था ना, और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला था, उसी तरीके से यहाँ पर ये मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बस वही, कुछ नहीं करना है। इसी पहले वाले फॉर्मूले में 100 को एसपी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ये एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज को नीचे लाना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। फॉर्मूला है एसपी इक्वल्स टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ठीक है, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी नहीं है, वो बनाते बनाते अपने आप समझ में आ जाते कि ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है। ठीक है, इफ प्रॉफिट इज मेड तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? एमपी माइनस डिस्काउंट माइनस प्रॉफिट। यानी अगर किसी सामान को बेचने में हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दिया। एक्चुअली मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने का मतलब क्या हो रहा है? देखो तो, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने का मतलब क्या होता है? ये होता है सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो ये कुछ नहीं है, ये वही फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है ना, बस वही फॉर्मूला है। इसमें सेलिंग प्राइस का वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे लिख दिए बस। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट किसे कहते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता है एक डिस्काउंट है, उसके ऊपर और डिस्काउंट मिल गया। ठीक, एक डिस्काउंट के ऊपर और डिस्काउंट। इसका टैग आमतौर पर ऐसा होता है जैसे 10% प्लस 10% ऑफ, 10% प्लस 10% ऑफ, ऐसे लिखा रहता है किसी किसी ऑब्जेक्ट के स्टिकर में 10% प्लस 10% ऑफ। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि पहले जो कीमत है उसमें 10% कम कर दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कीमत उसका प्राइस 10% कम कर दिया जाएगा। उसके बाद जो प्राइस बनेगा उसमें अलग से फिर 10% कम होगा। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को? कंफ्यूजन ये होता है कि लोग समझ लेते हैं कि 10% प्लस 10% ऑफ का मतलब, लोग समझ लेते हैं कि ओवरऑल 20% ऑफ का बात हो रहा है, यानी 20% डिस्काउंट का बात हो रहा है, जो कि गलत है। जो कि गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि अगर हम किसी चीज के दाम में 10% घटाएं, उसके बाद जो कीमत बना, उसके बाद जो प्राइस बना, उसमें 10% घटाने पर ओवरऑल 20% डिस्काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलते किसी चीज का कीमत है 100 रुपए, अगर हम उसमें 10% माइनस कर दें तो 100 रुपए का 10% तो 10 रुपीज होता है, तो माइनस करने पे कितना आया? 90 आ गया। अब जो ये 10% का डिस्काउंट लग रहा है, ये इस 90 पे लग रहा है, और 90 का 10% होता है 9, तो माइनस करने पे कितना आया? 81 आया। लेकिन अगर हम इसी 100 में से डायरेक्ट 20% माइनस कर देते, मतलब डायरेक्ट इसमें से 20 घटा देते, तो ये आ जाता कितना? 80 आ जाता। तो क्या 81 और 80 इक्वल है या अलग अलग है? ऑब्वियसली अलग अलग है। आ गया बात समझ में? ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बना उसमें दूसरा डिस्काउंट लगता है। कई बार ये 3 टर्म्स में होता है, मतलब 10% प्लस 10% प्लस 5%, ऐसा कह देगा, 3 अलग अलग डिस्काउंट। ठीक, तो वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले प्राइस रिडक्शन के बाद दूसरा डिस्काउंट, दूसरे के रिडक्शन के बाद फिर तीसरा डिस्काउंट लगेगा। इसका बेसिक फॉर्मूलाज होता है, अगर मान लो कि P% और Q% दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग? उसके लिए करते हैं मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस प्रॉफिट इंटू 100 माइनस, सॉरी प्रॉफिट नहीं, 100 माइनस P% इंटू 100 माइनस Q% डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स ऑफ 100। ठीक है, ये फॉर्मूलाज कैसे बना, एक बार इसको डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मान ले रहे हैं ना, उसका कुछ भी मान लो कि है वो 1000 रुपये। ठीक है, और इसमें पहला जो डिस्काउंट परसेंटेज था मान लो कि वो है 10%,
उसके बाद दूसरा जो डिस्काउंट परसेंटेज था वो है मान लो 5%। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इस 1000 में से हम 10% माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1000 माइनस 10% ऑफ 1000। ये कौन सा कीमत हुआ बच्चों? ये वो कीमत हुआ जो 10% के डिस्काउंट लगाने के बाद बना, जो कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 माइनस 100, जो हो जाएगा 900, है ना। उसके बाद ये सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस तो नहीं कहेंगे इसको, इसको हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट डिस्काउंटेड प्राइस। इसको क्या कहना होगा? इसको कहना होगा फर्स्ट डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। फिर सेकेंड डिस्काउंटेड प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंड डिस्काउंटेड प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 900 में हम 5% कम कर देंगे, तो 900 माइनस 5% ऑफ 900, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 900 माइनस 45, जो कि हो जाएगा कितना हो जाएगा? 855, है ना। 855 हो गया। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बना कैसे, इस फॉर्मूला को एक बार देख लेते हैं। हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो पहला डिस्काउंटेड प्राइस आया उसमें से दूसरा डिस्काउंट तो माइनस किया, ठीक। अब आप ऐसे समझिए, मान के चलिए कि ये जो रेड वाले बॉक्स में मैं डाल रहा हूं जो 900 है, उसके बदले में हम इतना भी तो पूरा लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ये जो रेड वाले बॉक्स में जो प्राइस डाला गया जो कि 900 है, या फिर इस बड़े वाले बॉक्स में लिखा हुआ है ना 1000 माइनस 10% ऑफ 1000, इस रेड वाले बॉक्स के बाद ये जो प्राइस रेड वाले बॉक्स में लिखा है, फिर उसमें से हमें घटाना है क्या? 5% ऑफ 900। तो आप गौर करिए, तो ये जो रेड वाले बॉक्स में लिखा है हम उसी में से, सॉरी जो रेड वाले बॉक्स में लिखा है हम उसी में से 5% घटा रहे हैं। देखिए तो 5% घटा रहे हैं ना, ठीक है। यानी कि पहले p% घटाना है, फिर q% घटा देना है, ठीक है। तो किसी चीज में से जब हम p% घटा देते हैं तो कितना प्राइस बन जाता है वो? तो 100 माइनस p% रह जाएगा। किसी भी चीज में से जैसे अगर हम 10% माइनस किए तो वो कितना परसेंट रह गया टोटल प्राइस का? 90%। कैसे आया? 100 में से 10% कम किया तो 90% हो गया। तो अगर किसी चीज में से p% घटा दिए तो वो कितना परसेंट रह गया? 100 माइनस p% रह गया, है ना। किस प्राइस का? मार्क प्राइस का। अब ये ओवरऑल प्राइस हो गया, फर्स्ट डिस्काउंटेड प्राइस। फिर सेकंड डिस्काउंटेड प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी में से फिर हमको q% और घटाना है। तो किसी चीज में q% कम करेंगे तो वो कितना परसेंट रह जाएगा? वो रह जाएगा 100 माइनस q%, ठीक है। क्या रह जाएगा? 100 माइनस q%। बस कुछ नहीं करना है, इसी परसेंटेज को हटा करके नीचे 100, यहाँ भी नीचे 100, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा mp इंटू 100 माइनस p इंटू 100 माइनस q। और ये पहला परसेंटेज जो हटा उसके नीचे वाला 100 और दूसरा परसेंटेज हटा उसके नीचे वाला 100, ये आ गया डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये दो डिस्काउंटेड प्राइस था, इसलिए 2 बार फॉर्मूला लगा। 3 रहता तो 3 बार लगाते, 4 रहता तो 4 बार लगाते, जितनी बार रहेगा उतनी बार लगा देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला को, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर p%, q% और r% ये 3 अलग अलग सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, तो ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस p इंटू 100 माइनस q इंटू 100 माइनस r। और जितनी बार ये है 100 माइनस p, 100 माइनस q, 100 माइनस r, जितनी बार है उतनी बार हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 2 बार था तो 2 बार 100 मल्टीप्लाई हुआ, नीचे 3 बार है तो इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। बेसिक सा ये चीज़ है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और फॉर्मूलाज आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर गिवन देन द सेलिंग प्राइस। ये वही चीज़ है जो मैं समझा दिया, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे नोट में जो लिखा हुआ है एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। नोट में क्या लिखा हुआ है? effective discount obtained after successive discount is always less than the sum of successive discount। कहने का मतलब ये हुआ ना बच्चों, समझिएगा कि जैसे
पहला डिस्काउंट परसेंटेज है मान लो 10%, फिर दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज है मान लो 5%, तो ये ओवरऑल जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा सक्सेसिव डिस्काउंट है। ये पहला डिस्काउंट है 10% का, फिर दूसरा डिस्काउंट है 5% का, तो इसमें जो ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा वो कम होगा किससे, इन दोनों के सम से। 10 + 5% 15% से कम होगा। ये यहाँ जो भी आएगा इसका वैल्यू 15 से कम होगा। कहने का मतलब यही हुआ कि जो इफेक्टिव डिस्काउंट है ना वो हमेशा छोटा होता है सम ऑफ डिस्काउंट से। मतलब कि इफेक्टिव डिस्काउंट ड्यू टू P%, Q% एंड R% इज ऑलवेज लेस देन P + Q + R%, यानी उन तीनों डिस्काउंट के सम से छोटा होगा इफेक्टिव डिस्काउंट। ठीक, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये वाला टॉपिक जिसे क्लियर कर लिया कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये बेसिक परसेंटेज जो हम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ट्रांजैक्शन। इसको ना बच्चों हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। एक तो अपना पूरा लॉन्ग मेथड, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको बनाने का शॉर्टकट मेथड क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का शॉर्टकट मेथड क्या है उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स, यानी 10 शर्ट्स का सीपी, इन 10 शर्ट्स को जितने कीमत में खरीदा उतने ही कीमत में 8 शर्ट्स को बेच दिया। तो कुछ तो समझ में आ रहा है, यानी 10 शर्ट को जितने पैसे में 10 शर्ट को खरीदे उतने ही पैसे में 8 शर्ट्स को बेच दिए। अच्छा, मतलब कि फायदा हो रहा होगा ना। जैसे मान लो कि 10 शर्ट खरीद करके लाया, ठीक है, मान लो कि कुछ भी रुपीस लगा, मान लो कि 100 रुपये लगा, 10 शर्ट को लाने में 100 रुपया लगा, तो इसी 100 रुपये में ना हम 8 शर्ट को बेच भी दे रहे हैं। यानी अगर 100 रुपया लगा के हम 10 शर्ट खरीद के लाए हैं तो 8 शर्ट बेचने के बाद ही 100 रुपया मेरा रिकवर हो जा रहा है, 2 शर्ट बच जा रहा है हमारे पास जिसको बेच सकते हैं बाद में, तो ऑब्वियसली फायदा हो रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, फायदा हो रहा है, कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, लॉस तो होगा नहीं, तो प्रॉफिट ही होगा। अब ए है या सी है आपको चेक करना होगा, तो बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, पूरा स्टेटमेंट के साथ अच्छे से बनाएंगे। और क्या करना है इसमें ना, हमेशा एक आर्टिकल का, जैसे शर्ट रहा तो शर्ट कर देंगे, कार्ड्स रहा तो कार्ड्स कर देंगे, एप्पल्स रहा या कोई भी आर्टिकल रहा, पेन रहा, पेंसिल रहा, कोई भी, तो उसके एक आर्टिकल के सीपी को हम लोग 1 रुपीज मान लेंगे। हालांकि इसको 100 रुपीज या x रुपीज मान के भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है 1 रुपीज मान करके बनाते ना। तो हम लोग लिख ले रहे हैं लेट द सीपी ऑफ 1 शर्ट इक्वल्स टू ₹10। एक शर्ट का सीपी को ना हमने, सॉरी 10 नहीं 1, एक शर्ट के सीपी को हमने 1 रुपया मान लिया। तो फिर सीपी ऑफ 10 शर्ट्स कितना हो जाएगा बच्चों, 10 शर्ट का कितना सीपी हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा ना, क्योंकि एक शर्ट का सीपी को 1 रुपया माना, तो 10 शर्ट का सीपी 10 रुपया हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है सीपी ऑफ 10 शर्ट्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 8 शर्ट, एसपी ऑफ 8 शर्ट। ठीक है, तो इसी सीपी ऑफ 10 शर्ट्स के बदले में हम लिख सकते हैं एसपी ऑफ 8 शर्ट। यानी हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो लिखा है ना सीपी ऑफ 10 शर्ट, इसके बदले में लिख दे रहे हैं एसपी ऑफ 8 शर्ट, और इसका वैल्यू कितना है, सेम ₹10। तो फिर बच्चों एसपी ऑफ 1 शर्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹10/8, और इसे अगर हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 1.25। ठीक है, एक शर्ट का एसपी मिल गया 1.25, और एक शर्ट का सीपी कितना है 1, तो एसपी पड़ा है ना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी के इक्वल, जो कि ₹1.25 माइनस ₹1 होगा, जो कि हो जाएगा ₹0.25। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है बच्चों। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जैसा भी बताया कि प्रॉफिट बाय सीपी टाइम्स ऑफ 100। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं, ऊपर कर लेते कैलकुलेशन, हम लोग इसी को ऊपर ले जा रहे हैं। तो फिर प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है 0.25, देखो प्रॉफिट है ना 0.25,
एसपी माइनस सीपी करके निकाले, डिवाइडेड बाई सीपी कितना था, 1 रुपीज था ना, सीपी था ₹1, ये ₹0.25 था, टाइम्स ऑफ 100, तो कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट बच्चों, प्रॉफिट परसेंट आ गया 25%। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसमें। अच्छा, अब बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट भी है। क्या शॉर्टकट है, ध्यान से देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को रिमेंबर कर लीजिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट। हम इसी चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि CP ऑफ 10 शर्ट्स इज इक्वल्स टू SP ऑफ 8 शर्ट्स। शर्ट्स की जगह कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इतने आर्टिकल्स का CP इतने आर्टिकल्स के SP के इक्वल हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, जब भी ऐसा रहे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 फोन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फोन, ऐसा रहे, या फिर रहे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहे, उसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है इसमें, CP ऑफ 10 इक्वल्स टू SP ऑफ 8, ये लिखा हुआ है ना। तो CP के लिए वैल्यू 10 है और SP के लिए वैल्यू क्या है, 8 है। हम लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों को सिर्फ 10 और 8 का जो वैल्यूज है ना, उसको इंटरचेंज कर देना है, पलट देना है। मतलब 8 को हम ऊपर लिख देंगे और 10 को हम नीचे लिख देंगे। 8 ऊपर लिख दिया, 10 नीचे लिख दिया, बस चेंज कर दिया वैल्यूज को। ठीक है, और अब देखिए CP के लिए क्या वैल्यू दिख रहा है, CP के लिए 8 है और SP के लिए क्या वैल्यूज है, SP के लिए 10 है। चेंज करने के बाद तो CP छोटा है या SP छोटा है, ऑब्वियसली CP छोटा है, 8 है, और SP बड़ा है, 10 है। तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, यानी 10 माइनस 8, जो कि कितना हो जा रहा है, 2। और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP। यहाँ पे क्या लिखाता है, CP। तो बच्चों CP का वैल्यू कितना है, 8 है ना, तो इसको लिखेंगे 8 टाइम्स ऑफ 100। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, 2 1 are 2, 2 4 are 8, और फिर 4 से 100 को काट दो 25 टाइम्स में, आ गया ना 25%। बहुत इजी है, बहुत आसान है। CP और SP के वैल्यूज को इंटरचेंज करो, देख लो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल लो। एक तुरंत आप लोग देखिए, एक और क्वेश्चन मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं, तुरंत एक क्वेश्चन दे करके, जैसे लिख दिया कि CP ऑफ, मान लो कि 6 आर्टिकल इक्वल्स टू SP ऑफ 4 आर्टिकल, ऐसा कह दिया। 4 नहीं, काम करते इसको चेंज कर लेते हैं, CP ऑफ 6 आर्टिकल इक्वल्स टू SP ऑफ 8 आर्टिकल। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट कितना होगा बताइए। इसको हम लोग बनाते हैं, जल्दी से बन जाएगा। CP के लिए कितना लिखा हुआ है वैल्यू बच्चों, 6 लिखा हुआ है। SP के लिए कितना लिखा है वैल्यू, 8 लिखा हुआ है। इसको चेंज कर लो, 8 ऊपर 6 नीचे, तो 8 हो गया और यहाँ 6 हो गया। अब SP के लिए हमको 6 दिख रहा है और CP के लिए 8 दिख रहा है। बड़ा कौन है, CP बड़ा है, मतलब लॉस हो रहा होगा। लॉस कितना हो रहा होगा, CP माइनस SP करने से लॉस आ जाता है ना, तो 8 माइनस 6 कर दिया तो कितना आ गया, 2। नीचे क्या लिखते हैं, CP। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉस बाय CP। CP कितना है, 8 टाइम्स ऑफ 100। इसको काट दिए, 2 1 are 2, 2 4 are 8। ठीक है, फिर 4 से 8 25 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज कितना आ गया, लॉस परसेंटेज हो गया 25%। ऊपर वाले क्वेश्चन में ना बच्चों ये प्रॉफिट परसेंटेज था ना, यहाँ पर देखो लॉस परसेंटेज है। ठीक है, तो ये ट्रिक उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय सेलिंग 24 पेन्स क्रांति लॉस्ट एन अमाउंट इक्वल टू द CP ऑफ 3 पेन्स। यानी 24 पेन को बेचने पर क्रांति को लॉस हो जा रहा है, कितने के बराबर, 3 पेन्स के CP के बराबर। तो हम लोग को लॉस परसेंटेज निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग CP ऑफ 1 पेन को क्या मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, लेट द CP ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹1। इस 1 के जगह पे हम 10 मान के या X मान के या 100 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है 1 मान करके बनाना। तो CP ऑफ 1 पेन है ₹1, तो ऑब्वियसली CP ऑफ
24 पेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹24। अब आप समझिए 24 पेन को खरीदने में कितना पैसा लग रहा है, 24 रुपए लग रहा है। तो ये जो 24 पेन हम खरीदे हैं, इसको बेचने पर बाई सेलिंग 24 पेन, क्रांति को लॉस हो रहा है 3 पेन्स के सीपी के इक्वल। ठीक है, सीपी ऑफ 3 पेन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹3। अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। बच्चों लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाई सीपी टाइम्स ऑफ 100, और लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस है सीपी ऑफ 3 पेन्स के इक्वल, और सीपी ऑफ 3 पेन्स हमने निकाला जो कि था ₹3। और नीचे क्या है, सीपी। ठीक है, तो सीपी कितना है, सीपी 24 पेन का कितना है, ये है ₹24 टाइम्स ऑफ 100। तो रुपीज से रुपीज कट गया, 3 से 24 8 टाइम्स में कट गया, 100/8 कितना हो गया, 12 होल 1/2%। ठीक है, ये कैसे आया सर 12 होल 1/2%, याद आ रहा है, 1/8 का वैल्यू बताया था ना फ्रैक्शन में, कितना था 12 1/2। ठीक है, तो ये 100/8 है, मतलब 1/8 का परसेंटेज निकाल रहे हैं, बस वही है, 1/8 × 100 हो गया 12 होल 1/2%। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहां पे लिखा हुआ है बाय सेलिंग 50 पेन्स अ शॉपकीपर लॉस्ट द अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स, हिज लॉस परसेंटेज इज। देखो गौर करो, पिछले वाले क्वेश्चन में जो लॉस दिया हुआ था, वो लॉस जो दिया था वो किसके टर्म्स में था, वो सीपी ऑफ 3 पेन्स के इक्वल में था, है ना। जो लॉस दिया हुआ वो सीपी के टर्म्स में दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस के टर्म्स में दिया हुआ है। तो पिछला क्वेश्चन में क्योंकि लॉस के टर्म्स, लॉस जो है वो सीपी के टर्म्स में था, इसलिए हमने सीपी ऑफ 1 पेन को 1 माना। यहां पर जो लॉस दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस के टर्म्स में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सेलिंग प्राइस को 1 मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹1। तो फिर अब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ₹10। और फिर हमें निकालना रहा सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन, तो कितना हो जाएगा ₹50। ठीक है, अब आप समझिए 50 पेन्स को सेल करना हमारा कितना कीमत में है, 50 रुपए में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय सेलिंग 50 पेन्स, यानी 50 पेन को बेचने पर, यानी इस कंडीशन पे 50 पेन को बेचने पर शॉपकीपर को नुकसान हो गया कितना, 10 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल। अब आप समझिए, सेंस को समझिए। यहां पे लिख रहा है कि 50 पेन बेचने पर शॉपकीपर को 10 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान हो गया। तो शॉपकीपर ने 50 पेन कितने में बेचा था, 50 रुपए में बेचा था। अगर 1 रुपए मान के चले हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो शॉपकीपर ने 50 पेन कितने में बेचा, एसपी ऑफ 50 पेन कितना है, इट इज ₹50। And the question is saying that he is incurring a loss of selling price of 10 pen, यानी ये कितना है, this one is equals to the loss, है ना। तो CP कैसे निकालते हैं बच्चों, CP का फॉर्मूला होता है SP प्लस लॉस। ठीक है, and the SP is ₹50, loss is ₹10, so the CP will be ₹60। and now we have to calculate loss percent. You know the formula, loss by CP into 100, loss is 10, CP is ₹60 times of 100. These are cancelled. We are getting 1/6 times of 100, which is 16 whole 2/3%. ये कैसे आया सर, याद करो, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसलिए बताया था ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा जल्दी हो सके, आसानी से हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%. फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट सर 0 है, क्योंकि 20% बढ़ा और फिर 20% कम हो गया, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ये गलत है। क्यों गलत है भाई, समझिए ध्यान से। अगर किसी चीज पे हम 20% बढ़ाते हैं, अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं कीमत, तो ये जो 20% है वो किसका है, इस वाले चीज का, ये सब्सटेंस का 20%, ये अमाउंट का 20% है। लेकिन फिर जब हम घटा रहे हैं, 20%, तो उस वक्त इस सब्सटेंस का, इस अमाउंट का 20% कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम 100 रुपए में 20 रुपए जोड़ते हैं,
मतलब 20% जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 120। लेकिन इस 120 में 20% घटाते हैं तो 120 का 20% कितना होता है बच्चों, कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ। 120 का 20% देखो तो 20% ऑफ 120 कितना होता है, ये होता है 24। देखो कैसे होता है 24, 20/100 टाइम्स ऑफ 120 है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 2 जार 24। तो अगर इस 120 में से 24 घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 96 आएगा। अब गौर करिए, हम लोग 100 रुपीज से लेके चले थे, 20% बढ़ाएं तो हो गया 120, फिर 20% घटाएं तो इस बार हो गया 96। तो क्या पहले वाला 100 और बाद वाला 96 इक्वल है? नहीं है ना। आ रहा है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? किसी भी कीमत में 20% बढ़ा फिर 20% घट गया तो जो नेट चेंज आता है वो जीरो नहीं होता है, ये हमेशा कम ही होता है, कम ही होगा हमेशा। ठीक है, इसका एक टेक्निक बताऊंगा मैं, एक और एग्जांपल मैं आपको पहले ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा इसको एक बात बताइए, 100 से हो गया ये 96, तो ऑब्वियसली 4 का कम हुआ ना, 4 का डिक्रीमेंट हुआ, तो 100 रुपए में 4 रुपए इसका डिक्रीज हो गया, तो कितना परसेंट होगा, तो नेट डिक्रीज तो हो जाएगा 4% का डिक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा नहीं, क्योंकि 100 से 96 बन रहा है तो इंक्रीज कहां से हुआ, डिक्रीज ही हुआ, 4% का डिक्रीज हुआ। आगे बात समझ में? एक आध और कॉन्सेप्ट मैं आपको इसको बताता हूं, यहां पर आप समझिए ध्यान से। जैसे कि अगर हम यहां पे ले लें, एक क्वेश्चन कह दे कि किसी आर्टिकल में हम लोग 30% इंक्रीज किए, मतलब किसी प्राइस में 30% इंक्रीज किए, उसके बाद फिर उसमें से 30% डिक्रीज कर दिए, 30% डिक्रीज कर दिए, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा वो कितना चेंज आएगा, कितना परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा वो बताइए। तो अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी ऐसा केस हो कि कुछ परसेंट बढ़ा करके कुछ परसेंट घटा दिए तो हमेशा डिक्रीज ही होगा। ठीक है, डिक्रीज ही होगा। और कितना परसेंट होगा देख लेते हैं हम लोग, तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 रुपए का एग्जाम्पल लेकर के चलना सबसे आसान होता है, तो हम उसी को लेकर के चल रहे। मान लो कि 100 रुपए था, उसमें 30% बढ़ाएं तो अब ये कितना हो गया 130, 30% बढ़ गया तो 130 हो गया। फिर इस 130 का 30% माइनस किए बच्चों, 130 का जो 30% होता है ना वो होता है 39। देखो तो 30% ऑफ 130, तो इसको लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स ऑफ 130, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 13 3 जार कितना हो गया 39। तो 130 में 39 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 91। ठीक है, अब गौर करिए 100 से कितना बन गया, ये बन गया 91, तो कितना परसेंट का डिक्रीज हो गया 9% का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, उसमें डिक्रीज आया था कितना परसेंट का, 4% का। ठीक है, एक हम पैटर्न ढूंढने का कोशिश करते, क्या कोई पैटर्न मिल रहा है क्या? देखते हैं। अगर हम पहले 20% बढ़ा दें और फिर 20% घटा दें तो नेट जो चेंज आया वो कितना आया, नेट जो चेंज आया वो आया माइनस, एक मिनट, अगर हम 20% बढ़ाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम 20% कम कर देते हैं तो नेट चेंज कितना आता है, नेट चेंज आया -4% का, यानी डिक्रीज हुआ 4% का। इस क्वेश्चन में हमने यहां पर देखा कि पहले अगर हम 30% बढ़ाते हैं और फिर हम 30% कम कर देते हैं तो जो नेट चेंज आता है वो आता है -9% का, यानी डिक्रीज हो गया 9%। अच्छा, अगर हम इस 30 के जगह पे बच्चों गौर करना, इस 30 के जगह पे अगर हम 40 रखते तो क्या होता, 30 के जगह पे 40 रखते तो क्या होता, यानी हम 40% के चेंज के हिसाब से बात कर रहे, पहले 40% बढ़ाया और फिर 40% कम कर दिया, तो ओवरऑल कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर हम 100 रुपए में 40% बढ़ाएं तो हो जाएगा 140, और फिर 140 में 40% कम कर दिए तो बच्चों 140 का 40% कितना होता है, ये होता है 56। तो 140 में 56 घटा दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84। गौर करो, 140 में 56 घटा दिए तो कितना आ गया, ये आ गया 84, यानी 100 से बन गया 84, तो कितना परसेंट कम हो गया बच्चों, ये हो गया 16% कम हो गया, है ना।
अगर हम +40% करके फिर हम -40% कर दें तो नेट चेंज कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16% का कमी आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक समझ में हमको ये आ रहा है कि एक पैटर्न दिख रहा है हमको। क्या पैटर्न दिख रहा है उसको ढूंढते हैं, गौर करिए। ये जितना परसेंटेज बढ़ रहा था 20 और जितना परसेंट घट रहा था 20, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम 100 से डिवाइड कर दें, गौर करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और फिर 100 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 0 और 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये आ गया 4%। ठीक है, यानी इतना परसेंट का ही लॉस हुआ था। गौर करिए पहले वाले में। अगर हम दूसरे वाले के लिए चेक करें 30% के लिए, देखिए तो 30% बढ़ा, फिर 30% घट गया और फिर उसको हम 100 से डिवाइड कर दिए, यानी जितना परसेंट बढ़ रहा है इनटू जितना परसेंट घट रहा है डिवाइडेड बाई 100। अगर हम ऐसा करें तो 0 0 2 0 ऊपर कट गया, 2 नीचे कट गया, यह आ गया 9%, और 9% का ही तो लॉस हो रहा था। अगर हम 40% के लिए चेक करें बच्चों तो होगा 40 × 40 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा 0 0 कट गया, या कितना हो गया, 16% हो गया। देखो तो 16% का ही लॉस हो रहा है। तो एक पैटर्न हमको मिल गया, ये समझ में आ गया कि जितना परसेंट बढ़ रहा है और अगर उतना ही परसेंट घट रहा है तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम लोग उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, गौर करिए देखिए, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तर्ज पर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी आर्टिकल का दाम को पहले हम 50% बढ़ाएं और फिर उसके दाम को 50% घटा दिए तो नेट चेंज क्या आएगा, तो पहले आपको ये बताना है नेट चेंज में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों हमको डिक्रीज ही दिख रहा है, तो यहाँ भी डिक्रीज होगा। और कितना परसेंटेज होगा बच्चों, 50 × 50 होता है, और नीचे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 100, मतलब 50 × 50 बाई 100, तो नेट चेंज हो जाएगा 25% का डिक्रीज। ये बात समझ में आया। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम कंडीशन को ट्विस्ट कर दे, क्या ट्विस्ट कर दे कंडीशन को, देखिए यहां पर सभी केसेस में पहले हम दाम को बढ़ा रहे थे, उसके बाद फिर दाम को घटा रहे थे। किसी कीमत को इतना परसेंटेज बढ़ाएं और फिर इतना परसेंटेज घटाएं, पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था। अगर हम ऐसा करें कि पहले घटा दे और फिर बढ़ाएं, मतलब ये कि, एक मिनट मैं एग्जांपल देकर के बता रहा हूं, समझ में आएगा। मतलब ये कि किसी कीमत में हम ना पहले 20% को कम कर दिए, फिर कुछ कीमत बना, फिर उसके बाद उसमें 20% हम बढ़ा दिए तो फिर कुछ कीमत मिला। पहले 20% कम किए फिर 20% इंक्रीज किए, तो नेट चेंज हमें बताना है, नेट चेंज क्या होगा, कितना परसेंटेज का होगा। तो फिर इसको 100 के एग्जांपल से लेके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर हम 100 रुपए मान के चले और उसमें 20% कम कर दें तो 80 हो जाएगा ना, और फिर 80 में 20% ऐड कर रहे हैं तो 80 में 20% तो लिखेंगे 20% ऑफ 80 जोड़ना है, तो हो जाएगा 20/100 × 80, 0 0 2 0 ऊपर है और 2 0 नीचे कट गया, ये आ गया 16, 8 2 16, तो इसमें 16 रुपीज हमको जोड़ देना है, तो ये कितना हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है। अच्छा, पहले भी ऐसा ही था, 100 था 96 हो गया था, मतलब यहां पर भी डिक्रीज ही हो रहा है और 4% का हो रहा है। देखो तो 4% का डिक्रीज तो यहां भी था। फर्क क्या है, इस वाले कंडीशन में यहां पर पहले हमने 20% बढ़ाया था फिर 20% घटा दिया था, लेकिन ये वाला कंडीशन में हमने पहले 20% घटाया उसके बाद फिर 20% बढ़ाया, तो ओवरऑल चेंज सेम रहा। मतलब क्या हो गया, मतलब एक और चीज समझ में आया कि पहले अगर हम कुछ परसेंटेज को बढ़ाएं और फिर कुछ परसेंटेज को घटा दे, मतलब उतना ही परसेंट घटा दें, या फिर कुछ परसेंट घटाएं और उतना ही परसेंट बढ़ा दें, तो हमेशा डिक्रीज कर जाता है प्राइस। और कितना परसेंटेज डिक्रीज कर जाता है, वही x² बाई 100। x क्या है सर यहाँ पे, x जो है ना ये वही परसेंटेज का चेंज है, कितना परसेंटेज बढ़ रहा है और घट रहा है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। तो एक चीज समझ में यहाँ पर हमको एक कंडीशन से आ गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आराम से क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है। चलिए इसमें एक और कंडीशन, मतलब एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए कि अगर हम किसी चीज की कीमत को पहले 10% घटा दे और फिर उसके बाद उसकी कीमत को 10% बढ़ा दे,
तो नेट चेंज क्या होगा? तो नेट चेंज यहां पर हो जाएगा 10 इंटू 10/100, जो कि होता है 100/100, यानी कि 1% का क्या होगा यहां पर? लॉस होगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ए बॉट अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹8,000 एंड सोल्ड इट टू बी। ए एक टेप रिकॉर्डर खरीद रहा है, मतलब हाँ, और फिर वो बेच दे रहा है किसको? सी को, बी को बेच दे रहा है, सॉरी। उसके बाद फिर लिखा हुआ है बी इन टर्न सोल्ड इट टू सी। बी जो है ना वो सी को बेच दे रहा है टेप रिकॉर्डर। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए टेप रिकॉर्डर खरीदा कितना में? ये खरीद रहा है 8,000 रुपए में, ठीक है। एंड सोल्ड इट टू बी, बी को बेच दिया। बी इन टर्न सोल्ड इट टू सी, बी ने बेच दिया इसे सी को। और ईच अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब यहां पे भी 20% का कमाई हो रहा है, यानी ए कमा रहा है 20% और बी भी कितना कमा रहा है? बी भी कमा रहा है 20%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही है। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद हमको यह समझ में आया कि ए का जो कमाई होगा वो इस 8,000 का 20% होगा। मतलब ए का जो भी कमाई होगा इस 8,000 का 20% अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग आता है कितना? 1,600 रुपए। ए का कमाई होगा 1,600 रुपए। 8,000 का 20% हमने कैलकुलेट किया है ना, 20% ऑफ 8,000 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद इसका कीमत बन चुका है कितना, यानी बी कितने में खरीद रहा होगा? बी खरीद रहा होगा 9,600 रुपए में। क्यों 9,600 में खरीद रहा होगा? क्योंकि ए खरीद रहा है 8,000 में और 20% का फायदा रख रहा है, तो बी के लिए सीपी हो गया 9,600। और बी का जो कमाई होगा, ये 20% जो होगा बी का, ये 20% है 9,600 में, ठीक है ना। ए का जो कमाई 20% था ये 8,000 में था, लेकिन बी का जो कमाई है वो कितने में होना चाहिए? 9,600 में। तो बी कितना कमाएगा? 9,600 का 20% जो हो जाता है 1920, 1920। आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा, 20% ऑफ 9600, ये इतना ही आता है 1920। तो ए का कमाई कम है और बी का कमाई ज्यादा है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस को। क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी अर्न द सेम प्रॉफिट। क्या ए और बी को प्रॉफिट सेम हो रहा है? नहीं। ए अर्न्स मोर प्रॉफिट देन बी, ए ज्यादा कमा रहा है बी से? नहीं। ए अर्न्स लेस प्रॉफिट देन बी, हाँ, ए का प्रॉफिट बी से तो कम है। कैन नॉट बी डिसाइडेड, नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Lemons were bought at ₹48 per dozen and sold at the rate of ₹40 per dozen. Find the gain or loss percent. 48 रुपीज में, अच्छा डजन का मतलब होता है 12, तो 48 रुपीज में 12 लेमन्स को खरीदा गया। तो एक लेमन को कितने में खरीदा गया होगा? एक लेमन खरीदा गया होगा 48/12 में, जो कि आ जाएगा ₹4। एक लेमन का कीमत था तो ₹4 पर लेमन, और उसको सेल कर रहे हैं हम लोग ₹40 पर 10, ठीक है। तो 40 रुपए में 10 बेच रहे हैं बच्चों, तो एक को कितने में बेच रहे होंगे? 40/10, यानी इसको बेच दे रहे हैं ₹4 पर लेमन। अच्छा, मतलब खरीद रहे हैं एक लेमन को 4 रुपए में और बेच भी दे रहे हैं 4 रुपए में। तो हमें गेन या लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या इसमें गेन या लॉस हो रहा है? नहीं ना, क्योंकि यहां पर जो सीपी है वो एसपी के इक्वल है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? नो प्रॉफिट और नो लॉस। नो प्रॉफिट और नो लॉस। चलिए यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।